1980 के दशक में जैक वेल्च की अगुवाई में जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की सबसे कीमती कंपनी बन गई थी। उसने कंपनी को एक शक्तिशाली समूह में तब्दील कर दिया जो 30x से अधिक बढ़ गया। बाजार मूल्य $12 बिलियन से $410 बिलियन हो गया। जैक वेल्च की उपाधि भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उनकी छाप स्टैक रैंकिंग का परिचय देने में बनी रही। इससे कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ तुलना की गई और उच्च और निम्न प्रदर्शन वाले कर्मचारियों की पहचान की गई। आज भी ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां स्टैक रैंकिंग का कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करती हैं। मैं मेटा में एक टेक लीड और मैनेजर था, तो मुझे परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम कैसे काम करता है इसका काफी अच्छे से पता है, और मैंने तारों बनाते हुए अन्य कंपनियों में दर्जनों इंजीनियरों से भी बात की है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टैक रैंकिंग का पुराना तरीका क्यों पसंद नहीं किया जा रहा है, कैसे और क्यों कंपनियां आज भी स्टैक रैंकिंग का प्रभावी इस्तेमाल कर रही हैं, और अंत में मैं बताऊंगा कि अगर तुम इन कंपनियों में से किसी के कर्मचारी हो तो क्या करना चाहिए। स्टैक रैंकिंग का आइडिया, जिसे कभी कभी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, यह होता है कि सभी कर्मचारियों को अलग अलग रेटिंग में घंटी के आकार वाले कर्व पर रखा जाता है। ऊपर बेहतरीन, बीच में उम्मीदों पर खरा उतरना और नीचे सुधार की जरूरत है। सामान्यतः नीचे के 10 to 15% कर्मचारी एक प्रदर्शन सुधार योजना, एक पीआईपी पर रखे जाते हैं, या फिर उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है। इसे मोहल्ले वाली बोलचाल में रैंक और हटाओ कहा जाता है, जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगता। अचानक खींचे जाने वाला आपको भूखे खेल के अभाग्यशाली चयनित व्यक्ति की तरह महसूस करता है, और आपको इस वितरण को संतुष्ट करने के लिए बलिदान के तौर पर चुना जा रहा है। 10 के टीम में मैनेजर को एक ऐसा बंदा पहचानना होगा जिसे पीआईपी मिलने वाली है, या फिर नौकरी से हट दिया जाएगा। 7 बंदे जो सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर टूप से टू बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोग। उसके हिसाब से तुम तुरंत समस्याओं को देख सकते हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं कि स्टैक रैंकिंग बड़ी कंपनियों में अभी भी बहुत ज्यादा चल रही है। मेटा की मूल्यांकन सिस्टम, जिसे परफॉर्मेंस समरी साइकिल या पीएससी कहते हैं, वो क्लासिक स्टैक रैंकिंग से बहुत मिलती है। पीएससी उतना सख्त नहीं है जैसे बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन पर हर एक टीम को रखना, पर बुनियादी सोच वही है। ऊपरी हिसाब और कम मारने वाले को पहचानो। अगर तुम परफॉर्मेंस रिव्यूज और प्रमोशंस के बारे में भीतर की जानकारी चाहते हो तो प्रमोशंस 5 पर जाओ। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनियां कर्मचारियों का मूल्यांकन कैसे करती हैं और उनके रेटिंग्स का उनके मुआवजे में क्या असर पड़ेगा। बहुत कम कंपनियां वास्तव में यह दिखाती हैं कि वे स्टैक रैंकिंग करती हैं, क्योंकि यह खुलासा हो चुका है कि यह बहुत खराब काम का माहौल बनाता है। मैं उसे 4 मुख्य कारणों तक खत्म करता हूं। साल की शुरुआत में ये कर्मचारी समझना चाहते हैं कि अच्छा कैसा होता है, लेकिन स्टैक रैंकिंग के साथ जवाब साफ नहीं होता। निर्धारित मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन की बजाय कर्मचारियों का आपसी तुलना पर मूल्यांकन किया जाता है। तो यह साफ नहीं है कि अच्छा या बुरा प्रदर्शन कैसा दिखता है, जब तक तुम खुद को दूसरों के परिणामों से तुलना न करो। और इससे दूसरा कारण सामने आता है कि स्टैक रैंकिंग में क्या कमी है, वो ये कि इससे एक जहरीला माहौल बनता है जो नवाचार और सहयोग को रोकता है। जब मुझे पता होता है कि मेरे साथी के साथ मेरी सीधी तुलना की जाएगी, तो मेरे पास उन्हें मदद करने का बहुत कम कारण होता है। फिर दूसरी कंपनियों के साथ मुकाबला करने के बजाय तुम्हारे पास वे कर्मचारी होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रहे होते हैं। इसका एक परिणाम स्वरूप प्रोत्साहन यह होता है कि आपके कर्मचारी कम प्रतिभाशाली सहयोगियों वाली टीम में चले जाते हैं। आदर्शतः तुम्हें चाहिए कि कंपनी के सबसे तेज लोग सबसे अधिक प्राथमिकता वाली प्रोजेक्ट पर काम करें, परंतु स्टैक रैंकिंग उन्हें सबसे होशियार बनने की प्रेरणा देती है, होशियार के साथ काम करने की बजाय। अंत में स्टैक रैंकिंग में तेरे मैनेजर पर बहुत ज्यादा निर्भरता होती है। तुम्हारी अंतिम रेटिंग ज्यादातर तुम्हारे मैनेजर के धारणा पर टिकी होती है कि तुमने कितना योगदान दिया, और साथ ही तुम्हारे मैनेजर का सेल्स पर्सन के रूप में कितना अच्छा काम कर रहा है। अगर तुम्हारे मैनेजर को पता नहीं है कि तुमने क्या किया, या उनके पास किसी प्रकार की पक्षपाती भावना हो, तो तुम्हें कम मूल्यांकन मिलने वाला है। स्टैक रैंकिंग इतनी कठोर होती है कि यह सुना हुआ जीरो सम जैसा लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि इसका कोई काम नहीं है। स्टैक रैंकिंग वो कंपनियों के लिए बहुत फिट है जहां हर इंडिविजुअल कर्मचारी का असर साफ होता है। उदाहरण के लिए वित्त में कभी कभी हर व्यक्ति को मुनाफा और नुकसान लगाना संभव होता है। उदाहरण के लिए तुम हर ट्रेडर के ऊपर एक P&L रख सकते हो, और फिर बोतली 10% लोगों को कट करना उनके P&L आउटपुट के आधार पर काफी आसान हो जाता है। लेकिन टेक कंपनियां बहुत ज्यादा सहयोगी होती हैं, और एक अकेले डेवलपर का प्रभाव मापना बहुत मुश्किल होता है। टेक में काम करना एकल खिलाड़ी के बजाय मल्टीप्लेयर गेम है। इसलिए ज्यादातर टेक कंपनियां आधिकारिक तौर पर स्टैक रैंकिंग का उपयोग नहीं करती, लेकिन उन्हें फिर भी कर्मचारियों को रेट करने की जरूरत होती है। जो सबसे ऊपर वाली कंपनियां हैं वो अब भी स्टैक रैंकिंग करती हैं, पर वो इसे अब थोड़ा और राजनीतिक रूप से सही तरीके से करती हैं। यहां एक सोच प्रयोग है। गूगल में सबसे उच्च प्रदर्शन रेटिंग्स में से एक ओ है, जो उत्कृष्ट प्रभाव के लिए खड़ा होता है। सोचो एक दुनिया का जहां हर एक गूगल वाले को ओ रेटिंग मिली हो। वो 2 वजहों से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। पहली बात, जो प्रैक्टिकल तरीके से देखो तो बजट सीमित है
और हर किसी को बेहतरीन रेटिंग देने का मतलब यह है कि हर कोई बोनस और समतोल राशि में काफी अधिक मात्रा में पाएगा। कंपनी के सीएफओ इस बात से खुश नहीं होने वाले। दूसरा, अगर तुम हर किसी को ऊपर से औसत दर्जा देते हो तो तुमने प्रभावी रूप से हर किसी को औसत बना दिया है। वो सबसे ऊपर वाले प्रदर्शनकारों को जो कितना काम कर रहे हैं कंपनी छोड़कर जाने पर बाध्य करेगा। ये लोग ऐसे लोगों के साथ जो साफ तौर पर काम कुछ कम करते हैं इसी दर पर दिए जा रहे इनाम और पुरस्कार पाते हैं जो निष्पक्षता के साथ अनुकूल नहीं है। यह बिंदु सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में खासकर सच्चा है जहां एक बहुत ही स्पष्ट पावर लॉ वितरण होता है। टॉप 20% कर्मचारी आमतौर पर अधिकांश काम कर देंगे तो कंपनियां उन्हें खुश रखने की काफी परवाह करती हैं। वही तो पूरी बात है कैलिब्रेशन की। तेरा लक्ष्य यह है कि पहचाने कौन सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और कौन टीम को नीचे खींच रहा है। सही तरीके से किया जाए तो हालांकि स्टैक रैंकिंग को हंगर गेम्स जैसा महसूस होने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तुम ऐसी कंपनी जैसे कि फैंग में हो जहां तुम्हारे हजारों कर्मचारी हैं तो अनिवार्य रूप से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने काम में उत्तम नहीं हैं और वे कम प्रदर्शन करने वाले होते हैं। तुम्हें भी खास लोग मिलेंगे 10x इंजीनियर। तो बड़ा अंतर यह है कि स्केल के हिसाब से एक दूसरे से कर्मचारियों की तुलना की जा रही है। मेटा में बेल कर्व रेटिंग वितरण के लिए केवल एक उम्मीद थी, वो भी बड़े संगठनात्मक कैलिब्रेशन पर। टीम के स्तर पर मैंने हर कर्मचारी के लिए पूर्व निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार रेटिंग दी और इसने एक अधिक सहयोगी माहौल को जन्म दिया। ये बात भी टीम्स को अच्छा परफॉर्म करने की अनुमति देता है। अगर टीम के हर सदस्य बहुत ही उत्पादक होते हैं तो किसी को भी बुरी रेटिंग की जरूरत नहीं होती। अंत में बात करते हैं कि तुम्हें एक कर्मचारी के तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि हर बड़ी कंपनी में स्टैक रैंकिंग होगी किसी न किसी तरह से, चाहे वे इसे वैसा ही कहें या कुछ और राजनीतिक रूप से सही नाम दें। आमतौर पर स्टैक रैंकिंग के भूख के खेलों में दो दृष्टिकोण होते हैं। पहला, तू लोगों को तोड़ सकता है और दूसरा, तुम लोगों को मजबूत बना सकते हो और गठबंधन बना सकते हो। मुझे उम्मीद है कि यह पहले से ही साफ हो, पर मैं दूसरे तरीके पर मजबूती से यकीन करता हूं कि वो बेहतर है। लोगों की मदद करना तेरे करियर के लिए बेहतर है और यही तारों का पूरा प्रीमिस है जो कि उम्मीदवार और मददगार सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की एक समुदाय है। जब मैं मेटा में काम करता था तब एक कहावत थी, लोगों की जमा में प्रमोशन होती है। जिन लोगों को मैंने सबसे तेज प्रमोशन पाते देखा वो बहुत ही करीब से साथ काम करते थे और सलाह और विचारों का आदान प्रदान करते थे। उन्होंने एक दूसरे की बगावत से पूरा फायदा उठाया और इससे और ज्यादा आइडियाज और तुच्छी बातों का आया और अंत में और ज्यादा टक्कर पड़ी रीढ़ी। तुम्हें समझना होगा कि स्टैक रैंकिंग में तेरा लक्ष्य आखिरी बचे हुए व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य बस यह है कि तुम उन निचले 10% कर्मचारियों में से मत बनो जिन्हें हर साइकिल में बुलाया जाता है। इसमें अच्छी जनसंपर्क कौशल और गहरे रिश्ते चाहिए, दूसरों के लिए मूल्य जोड़कर। दूसरों की मदद करना तुम्हारे लिए भी चालाकीपूर्ण फायदेमंद होता है क्योंकि ये हमसाये तुम्हें अच्छी रेटिंग और पदोन्नति देंगे। स्टैक रैंक संस्कृति के लिए एक और सुझाव है कि आप अपने मैनेजर की आपके लिए समर्थन करने की क्षमता का मूल्यांकन करें। किसी भी मध्यम या बड़ी कंपनी में मानो 500 से ज्यादा कर्मचारी, तेरा मैनेजर बहुत ही जरूरी हो जाता है। तुम अच्छे से बता सकते हो कि तुमने क्या काम किया है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, और उनके साथियों का सम्मान भी उनके पास है क्या। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ठीक से समर्थन नहीं मिल रहा है तो तुम्हें अलग मैनेजर ढूंढना चाहिए। अपने मैनेजर की मदद करने का एक तरीका यह है कि तुम एक डिंगचक कागज बना लो। साल भर में तुम्हें लिखना चाहिए कि तुमने क्या हासिल किया है। यह दस्तावेज में सिर्फ वो खूबियां होनी चाहिए जिन्हें तुमने भेजा है और कोड जिसे तुमने लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी होना चाहिए कि तुमने दूसरे लोगों की कैसे मदद की, वो साथी जिसे तुमने शामिल किया या वो ऑन कॉल प्रक्रिया जिसे तुमने बहुत आसान बना दिया। ब्रैग डॉक्यूमेंट से तेरा और तेरे मैनेजर दोनों तेरे काम के असर को मानने में मदद मिलती है। कुछ लोग तो ये कर्मचारियों को रेट करने के पूरे आइडिया से ही घिनाते हैं। हम सब मिलकर खुद को क्यों नहीं सफल बना सकते बे। दुर्भाग्य से वो मानसिकता बड़ी कंपनियों के हित के लिए नहीं है जिन्हें कर्मचारियों के बीच प्रदर्शन की तुलना करने की जरूरत होती है, और ये इन कंपनियों में जोखिम उठाने वालों के हित में भी नहीं है। चाहे 1980 में जनरल इलेक्ट्रिक की तरह खुली स्टैक रैंकिंग हो या फिर आज ज्यादातर कंपनियों का अधिक आधुनिक वर्जन हो, समझना कि तुम कैसे अपनी और अपनी टीम की मदद कर सकते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताओ स्टैक रैंकिंग के साथ तुम्हारा अनुभव कैसा रहा है, और अगर हो सके तो प्रमोशंस और FYI चेक करो। धन्यवाद देखने के लिए। अगले वाले में मिलेंगे।